हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भैया जी, जो हमारा 10 अप्रैल को हिंदी का एग्जाम होने वाला है कोड ए 313 का, जिसको आप बोलते हैं अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य, उस पर जो है आप एक मास्टर वीडियो लेकर आइए। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस टॉपिक पर जो है एक मास्टर वीडियो जरूर दूंगा, तो आपका भाई हाजिर है अपने वादे के मुताबिक आपका मास्टर वीडियो के साथ में। दोस्तों, मैंने आपका इस पर एक वीडियो पहले ही बना रखी है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर जो है किया है। उसमें भी जो है सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने इसमें आपका पूरे मॉडल का निचोड़ करने की कोशिश की है। लगभग आपका 105 क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो क्वेश्चनों को ध्यान से करना है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जैसे ही कल एग्जाम समाप्त होगा उसके बाद आपका जो है एनालिसिस भी इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? देखिए, जो आपका सच्चिदानंद हरिदानंद वातस्यायन अज्ञेय जी हैं, उनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में। क्या हुआ था? 7 मार्च 1911 में जो उनका जन्म हुआ था। अज्ञेय का जन्म स्थान ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कशिया में। कहाँ पर हुआ था? कशिया में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अज्ञेय की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, प्रयोगवाद काव्य की समय सीमा है। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा कब से मानी जाती है? सन 1943 से 1959 तक मानी जाती है। देखिए आगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? देखिए, आपका ये प्रथम जो तार सप्तक है, ये आपका जो प्रकाशित हुआ था 1943 में हुआ था। उसी प्रकार से आपका जो दूसरा तार सप्तक है वो 1951 में प्रकाशित हुआ था, और तीसरा 1959 में हुआ था, और चौथा आपका 1969 में हुआ था। दोस्तों, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 100% देखने को मिलेगा आपका एग्जाम में। तो आपका ये चारों क्वेश्चन तार सप्तक से बनने वाले थे। चारों को आप नोट कीजिए। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तार सप्तक कितने हैं? तो कितने हैं तार सप्तक? 4 हैं। और किसके द्वारा जो है ये आपका तार सप्तक जो है किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? ये सच्चिदानंद हरिदानंद वातस्यायन अज्ञेय जी द्वारा जो है प्रकाशित किए गए थे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9। अज्ञेय ने किस सप्तक में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया? ये किया था आपका दूसरे तार सप्तक में। क्या किया था? प्रयोग शब्द का जो है स्पष्ट किया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक में कितने कवियों को स्थान मिला है? ये मिला है आपका 7 कवियों को। कितने? 7 कवियों का जो उल्लेख है वो तार सप्तक में मिलता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी कविता का सर्वप्रथम किसने इस नाम से संबोधित किया है? ये है आपका नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन ना मैंने रिसर्च के साथ जो है आपका लेकर आया हूं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अज्ञेय की सबसे लंबी कविता कौन सी है? ये है आपकी असाध्य वीणा। कौन सी है? असाध्य वीणा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे तार सप्तक में कौन कवि नहीं है? देखिए, आपका ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है कि तार सप्तक में कवि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है दूसरे में? दूसरे में नहीं है आपके गिरिजा कुमार माथुर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? देखिए, इसी प्रकार से गिरिजा कुमार माथुर भी जो है तार सप्तक के कवि नहीं है दूसरे के, और जो धर्मवीर भारती है वो भी तार सप्तक के कवि नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अज्ञेय राहो ने अन्वेषी क्रिया को कहते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है तार सप्तक के कवियों को क्या कहते हैं? तार सप्तक के कवियों कहते हैं अन्वेषी कवि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बावरी अहेरी किस कवि की रचना है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है अज्ञेय जी की। नदी के द्वीप किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये है आपका अज्ञेय जी की। क्या है? अज्ञेय जी की है आपके कौन से? नदी के द्वीप। दोस्तों, अगर मैं अज्ञेय जी की एक एक रचना लेकर आता तो आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बन पाते, तो इसलिए मैं आपको इनकी रचनाएं जो जो मुख्य हैं वे आपको बता देता हूँ। एक तो हरिघास पर क्षणभर किसकी है? अज्ञेय जी की है। भग्नदूत है, और आपका आंगन के पार द्वार है। और आपका जो है आंगन
के पार द्वार है, इसको जो है 1964 में क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अज्ञे जी के किस रचना पर उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो किस रचना पर, आंगन के पार द्वार पर, इल्यतम इनकी रचना है। रूपाम्बरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कितनी नावों में कितनी बार। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस रचना के ऊपर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किसको, आपका सच्चिदानंद हरिदयानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को। ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, ये मैंने आपको बता दी है, ये आपको याद रख के जानी है। दोस्तों अगर आपको एक बार वीडियो समझ में ना आए तो आप दूसरी बार वीडियो को जो है तेज तेज उसमें देख लीजिएगा, तेज स्पीड करके देख लीजिएगा, तो आपका 100% सब कुछ याद हो जाएगा। और पिछली वीडियो का भी आप रिवीजन करके जाइएगा, तो आपका जो है एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। देखिए आगे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ पंक्ति है, ये अज्ञे जी की है। दोस्तों मैंने ना एक एक क्वेश्चन जो है रिसर्च के साथ लिखा है, तो दोस्तों क्वेश्चनों को जो है अच्छे से याद करके जाना है। कलगी बाजरे की रचना की शैली है। देखिए जो आपकी कलगी बाजरे की रचना है, ये जो आपकी शैली है, ये है प्रतीकात्मक। कैसी शैली है, प्रतीकात्मक शैली है। और किसके द्वारा रचित है, अज्ञे जी द्वारा रचित है। देखिए आगे, अज्ञे को अज्ञे उपनाम किसने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अज्ञे को अज्ञे उपनाम किसने दिया, ये दिया है जैनेन्द्र कुमार ने। सैनिक पत्र का संपादन किसने किया। देखिए जो आपका सैनिक पत्र है, ये आपका इसका संपादन किया है आपका अज्ञे जी ने। किसने किया है, अज्ञे जी ने किया है। आगे देखिए, यायावर रहेगा याद अज्ञे की किस विधा की रचना है। देखिए जो आपकी ये यायावर रहेगा याद, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, यात्रा वृतांत है। क्या है, यात्रा वृतांत है। या फोर यायावर और या फोर यात्रा वृतांत, ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 23वां, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए जो हमारे शमशेर बहादुर जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 में हुआ था। याद रखना है कहां पर हुआ था, मुजफ्फरनगर में। और इनके पिता का नाम चौधरी तारीफ सिंह था। और जो इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी, 1993 में हुई है। दोस्तों मैंने इन क्वेश्चनों को जो है एक क्वेश्चन में ही समेटने की कोशिश की है, नहीं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बन जाएंगे। इसलिए मैंने आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहां पर ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आगे, किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको सम्मानित किया गया है, यह शमशेर बहादुर जी को। मुक्ति बोध की मृत्यु पर गजल किसकी रचना है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका शमशेर बहादुर की। किसकी है, शमशेर बहादुर की है। देखिए आगे, शमशेर बहादुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 1977 में मिला। दोस्तों एक एक क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप जरा सा भी मत कीजिए। क्या पता आप जो सा क्वेश्चन स्किप कर दें वही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, ये कहा जाता है शमशेर बहादुर को। देखिए आगे, शमशेर बहादुर को मध्य प्रदेश साहित्य कला परिषद का तुलसी पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ। देखिए जो आपका ये शमशेर बहादुर जी है, इनको तुलसी पुरस्कार मिला है किस रचना पर, चुका हूं भी मैं पर नहीं पर मिला है। देखिए आगे बढ़ते हैं 29वें की ओर। अमन का राग में स्वर्गीय महल संबंधित है। देखिए जो आपका अमन का राग रचना है, उसमें पूछा गया है कि स्वर्ग का जो महल है वो किससे संबंधित है, वो है पेकिंग से संबंधित। शमशेर बहादुर का अंतिम काव्य ग्रंथ कौन सा है, ये है आपका कल तुझसे होड़ है मेरी। किसका अंतिम काव्य है, ये है शमशेर बहादुर का। देखिए आगे, किस शब्द का संपादन शमशेर बहादुर ने किया है। देखिए जो आपका ये उर्दू हिंदी कोश है, उर्दू हिंदी कोश का जो संपादन है किसने किया है, शमशेर बहादुर ने किया है। देखिए आगे, शमशेर बहादुर को क्लासिकी पूर्णता का कवि किसने कहा है, ये कहा है मुक्तिबोध ने। किसने कहा है, मुक्तिबोध ने कहा है। देखिए आगे, शमशेर बहादुर का प्रथम काव्य संग्रह है। देखिए जो आपका शमशेर बहादुर है, इसका प्रथम काव्य है आपका कुछ कविताएं। कौन सा है, कुछ कविताएं जो है इनका प्रथम काव्य है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ऐसे ही आप नोट कीजिए या इनको आप जो है रिवाइज कीजिए या याद रखिए, कैसे भी करके आपको इनको याद रखना है। देखिए इनकी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है, लोट आओ धार, भग्न का दूध, सॉरी दोस्तों अमन का राग, उषा, एक पीली शाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और गजानंद मुक्तिबोध ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ऊपर बताया है चुका हूं भी नहीं मैं। ठीक है, ये आपकी जो है शमशेर बहादुर की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये जो एग्जाम में बार बार आपके पूछी जाती है। देखिए शमशेर बहादुर ने अमन का राग में शेक्सपियर की तुलना किससे की है, ये की है आपकी कालिदास से। किससे की है, कालिदास से की है। देखिए आगे, पतझड़ का
जरा अटका हुआ पत्ता प्रतीक है। ये है आपका जीवन रस से हीन व्यक्ति का, किसका है, जीवन रस से हीन व्यक्ति का जो है ये आपका प्रतीक है। देखिए अम्न का राग में युद्ध को क्या कहा गया है, ये कहा गया है आपका हिरण्यकश्यप। किसको कहा गया है, युद्ध को कहा गया है। देखिए आगे 37वां क्वेश्चन, शमशेर बहादुर जितने हिंदी के हैं उतने ही उर्दू के हैं, ये कथन किस आलोचक का है, ये कहा है आपका डॉक्टर नामवर सिंह ने। क्या कहा है कि शमशेर बहादुर जितने हिंदी के कवि हैं उतने ही उर्दू के भी हैं। देखिए आगे, साहित्य के बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नागार्जुन को। देखिए जो नागार्जुन का जन्म है वो 1911 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया है, बिहार के दरभंगा के तरौनी गांव में। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे। चलिए आगे, नागार्जुन के बचपन का क्या नाम था, ये था आपका वेदनाथ मिश्र। किसके बचपन का नाम, नागार्जुन के। देखिए आगे, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, इंपोर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा, ये भी याद रखना है, 1969 में मिला। और ये भी याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार नागार्जुन को किस रचना के लिए मिला, ये मिला है पत्रहीन नग्नगाछ। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आगे, दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो यार वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि भैया मेहनत कर रहे हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिए कि भैया आपकी मेहनत को जो है हमें अच्छी लग रही है। देखिए आगे देखेंगे, वेदनाथ मिश्र ने मैथिली के किस उपनाम से लिखना प्रारंभ किया। देखिए ये है वेदे उपनाम, किसका है, ये है आपका वेदनाथ मिश्र का। और ये किसे कहा जाता है, ये नागार्जुन को कहा जाता है। देखिए आगे, हजार हजार बाहों वाली किसकी रचना है, ये है नागार्जुन की। किसकी है, नागार्जुन की है। नागार्जुन की प्रथम कविता कब प्रकाशित हुई, इंपोर्टेंट है ये भी, 1930 में हुई थी। भस्माकुर किस प्रकार का काव्य है, ये है एक प्रकार का खंड काव्य। कैसा है ये, खंड काव्य है भस्माकुर। देखिए, तालाब की मछलियां किसकी रचना है, इंपोर्टेंट, नागार्जुन की। घर को आदम का तबेला कहने वाला व्यक्ति कौन है, ये नागार्जुन है। दोस्तों मैंने ना आपका जितने भी कवि हैं उनको सीरियल वाइज से जो है उनके क्वेश्चन छांट रखे हैं। देखिए आगे, नागार्जुन ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किन कविताओं में किया है, ये किया है आपका उन्होंने राजनीतिक कविताओं में। अकाल और उसके बाद कविता में कवि का उपदेश क्या है, ये है आपका जनता की दयनीय आर्थिक दशा का चित्रण। ठीक है, देखिए आगे, यात्री किसका उपनाम है। देखिए जो आपका यात्री है ये यहाँ पर सही नहीं लिख रहा है, ये है यात्री। क्या है ये, यात्री, ये है आपका नागार्जुन का उपनाम। बादल को घिरते देखा है कविता के लेखक कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो किसकी है ये रचना, ये है आपकी नागार्जुन की। और इसकी जो एक अन्य रचना और याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, प्यासी पथराई यहाँ के किसकी है, नागार्जुन की है। देखिए आगे, नागार्जुन को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है, डॉक्टर नामवर सिंह ने माना है। मास्टर कविता के मास्टर नाम है। देखिए जो आपका मास्टर कविता के मास्टर हैं वो कहा जाता है आपका दुर्खन को। किसको कहा जाता है, दुर्खन को। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण व्यक्ति, सॉरी दोस्तों, पंक्ति में पाषाण का अभिप्राय है, यहाँ पर सब पाषाण का अभिप्राय क्या लगाएंगे, पत्थर लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये है आपका संवेदन शून्य। क्या है, संवेदन शून्य। देखिए आगे, नागार्जुन की कौन सी कविता तिब्बत यात्रा की देन है। देखिए ये है आपकी बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन ने किस काव्य कृति का अनुवाद किया है, ये किया है गीत गोविंद का। किसके किया है, गीत गोविंद का जो है क्या किया, इन्हें अनुवाद किया है। कालिदास किसकी रचना है, ये है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपकी नागार्जुन की। रतिनाथ की चाची किसका उपन्यास है, ये नागार्जुन का है। नागार्जुन का प्रथम काव्य संग्रह युगधारा है। क्या है, युगधारा है, किसका, नागार्जुन का। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, फालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं है, सभी क्वेश्चनों को जो है ध्यान से पढ़ना है और एक बार इनका रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास टाइम है, आज का टाइम है और कल भी आप इसका रिवीजन करके जा सकते हैं। देखिए आगे, नागार्जुन किन 4 भाषाओं से लिखते थे। देखिए जो आपका नागार्जुन थे वे 4 भाषाओं में लिखते थे। कौन कौन सी में, हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला। याद रखना है चारों भाषाओं को। देखिए आगे, नागार्जुन को जन मन के सजग चितेरे किस आलोचक ने कहा है, ये कहा है आपका अरुण कमल ने। किसने कहा है, अरुण कमल ने कहा है। जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह तू लिख, यह कथन किसका है, यह है आपका भवानी प्रसाद मिश्र का। देखिए आगे, भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल में रहकर कौन सी भाषा सीखी, ये सीखी थी इन्होंने
बांग्ला। क्या सीखी थी? बंगले में रहकर बांग्ला। देखिए आगे, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? देखिए ये होता था हैदराबाद से। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कल्पना पत्रिका किसने लिखी है? ये है आपकी भवानी प्रसाद द्वारा रचित। चलिए आगे, गीत फरोश, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये किस कवि की रचना है? ये है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की। देखिए भवानी प्रसाद की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है वे देखिए, वाणी की दीनता और टूटने का सुख, कमल के फूल और गांधी पश्यंती। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि गांधी पश्यंती में कितनी कविताओं का संग्रह है? तो कितनी कविताओं का? 500 कविताओं का संग्रह किसमें है? गांधी पश्यंती में। सतपुड़ा के घने जंगल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखे जाएंगे। ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? देखिए यह है आपका दूसरे तार सप्तक के कवि। आपका देखिए, वर्ड्सवर्थ की एक बात मुझे बहुत पटी की कविता की भाषा आपका के क्या है? यथासंभव बोलचाल के करीब हो। यह किस कवि का वक्तव्य है? ये कहा है आपका भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। भवानी प्रसाद मिश्र का खंड काव्य कौन सा है? देखिए ये है आपका कालजयी। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कालजयी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रबंध काव्य। क्या कहा जाता है? प्रबंध काव्य, याद रखना है। आपातकाल के समय भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई रचना है, ये है आपकी त्रिकाल संध्या। कौन सी है? त्रिकाल संध्या आपातकाल में लिखी थी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। देखिए, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, ये किसके द्वारा रचित है? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। देखिए आगे, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। भारत छोड़ो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत छोड़ो आंदोलन में किस कवि ने सक्रिय भूमिका निभाई है? ये निभाई है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुक्ति बोध की पिता उन्हें क्या बनाना चाहते थे? जो दोस्तों मुक्ति बोध है, उनके पिता उन्हें क्या बनाना चाहते थे? वकील बनाना चाहते थे। मुक्ति बोध की भाषा कौन सी है? ये है आपकी मराठी। मैप और मुक्ति बोध और मैप और मराठी हो जाएगा। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? ये है आपकी गजानन माधव मुक्ति बोध की। देखिए आगे, फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुक्ति बोध को। जिस लाइन में भी फैंटेसी आ जाए तो आपको लगा देना है मुक्ति बोध। देखिए आगे, हाय हाय टोलेस्टोय कैसे मुझे दिख गए किस कविता की पंक्ति है? ये है आपकी अंधेरे में पंक्ति की। देखिए आगे, बेचैन संवेदना के कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुक्ति बोध को। किसको कहा जाता है? मुक्ति बोध को कहा जाता है आपका बेचैन संवेदना के कवि। देखिए आगे, ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस कहाँ रहता था? ये रहता था आपका बावड़ी के अंतर्गत। कहाँ पर रहता था? बावड़ी के अंतर्गत रहता था। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह की भूमिका किसने निभाई है? ये आपका किसने लिखी है इसकी भूमिका? इसकी जो आपका भूमिका है वो लिखी है आपकी शमशेर बहादुर ने। किसने लिखी है? शमशेर बहादुर ने लिखी है। और रचना किसने की है? मुक्तिबोध ने की है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आत्म शुद्धि के लिए ब्रह्म राक्षस कहाँ स्नान करता था? ये करता था बावड़ी में। कहाँ पर करता था? बावड़ी में करता था। लोक जीवन का जासूस मुक्तिबोध को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी सामाजिक चेतना के कारण कहा जाता है उनको क्या? लोक जीवन का जासूस कहा जाता है। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 82वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कोरवी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। नृत्य प्रधान लोक नृत्य कौन सा है? ये है आपका रासलीला। कोरवी लोक साहित्य के रचनाकार कौन से हैं? आपका संत गंगादास है, आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। लोक वही है जिसमें अपने प्रारंभिक काल की मनोवृत्तियों को चित्त अवशेष रूप में दिखाई देते हो। यह कथन किसका है? ये कथन है आपका डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी का। देखिए आगे, पृथ्वी सिंह बेधड़क किस विचारक से प्रभावित थे? ये थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती से इम्प्रेस थे, यानी कि प्रभावित थे। देखिए आगे, किस कवि को अपनी राष्ट्रभाषा के कारण राष्ट्रकवि कहा जाता है? किसको कहा जाता है राष्ट्रकवि? पृथ्वी सिंह बेधड़क को कहा जाता है। देखिए आगे, 88वां क्वेश्चन, मानवता भजन किसका
है। देखिए इंपोर्टेंट है ये भी। ये है पृथ्वी सिंह बेधड़क का। तूफान मेल किसकी करती है? ये भी बेधड़क जी की है। और इनकी अन्य रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है आपका ये है आनंद अजनावली, दर्पण का दर्पण, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चेतावनी किसकी है? बेधड़क जी की है। देखिए पृथ्वी सिंह बेधड़क को उपाधि किसने दी? ये दी थी इनको सर सिकंदर हयात ने। किसने दी थी? सर सिकंदर हयात ने। देखिए आगे, पंडित कृष्णचंद शर्मा कहाँ के निवासी थे? देखिए ये थे आपका कहाँ के? बुलंदशहर के निवासी। कहाँ के थे? बुलंदशहर के निवासी थे पंडित कृष्णचंद शर्मा जी। देखिए आगे, शिक्षा का महत्व गीत किस कवि का है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। ये है आपकी कृष्णचंद शर्मा की। देखिए ये भी इंपोर्टेंट है। गमले भास की रचना किसने की है? देखिए गम्मेल भास की रचना जो है ये की है आपका कृष्णचंद शर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 94वां क्वेश्चन, लोक जीवन के स्वर किस विधा की रचना है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी विधा की रचना है? यह है लोकगीत एक प्रकार का। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये किसने लिखा है? ये लिखा है आपका कृष्णचंद शर्मा ने। देखिए आगे 95 पे क्वेश्चन, प्रीतम चलू तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार में किस युद्ध की तैयारी का वर्णन है? यह है आपका आजादी की लड़ाई का वर्णन। बस्ती खिले गुलाबों की किसका यात्रा वृतांत है? ये है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बस्ती खिले गुलाबों की किस प्रकार का मतलब विधा है? किस प्रकार की विधा है? तो ये क्या है? एक प्रकार का यात्रा वृतांत है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। देखिए आगे, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है 1936 से। देखिए आगे, केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम नाटक दोस्तों प्रथम काव्य संग्रह था। देखिए जो आपका केदारनाथ अग्रवाल जी हैं उनका जो प्रथम काव्य संग्रह था वो था युग की गंगा। कौन सा था? युग की गंगा। और जो इनकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, इनके इंपोर्टेंट रचनाएं हैं वो पूछी जाती है, वो याद रखिए। खुजराहो के मंदिर है, अपूर्वा है, गुलमेंदी है, आपका पंख और पतवार है, माझी ने बजाओ बंसी, एक ये है। ये जो है इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये इसलिए मैंने साइड में लिख दी है। इनको आप बिल्कुल एकदम से दिमाग में छाप के जाइएगा। देखिए आगे, केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया? ये भी इंपोर्टेंट है। कब दिया गया? 1973 में दिया गया। मिट्टी की बारात, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की है। देखिए आगे, एक कंठ विस्पाई किसकी करती है? ये है आपकी दुष्यंत कुमार की। इंपोर्टेंट। और दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह कौन सा है? साए में धूप। दोस्तों एक एक क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारों को जो है एकदम से याद करके जाना है, चाहे एक या दो तीन बार जो है रिवीजन करना पड़े इनका, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे, ठंडा लोहा के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की इंपोर्टेंट जो रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये है आपका अंधा युग, गुनाहों का देवता, और सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया, और 11 सपनों का देश, और एक इंपोर्टेंट है मुर्दों का टीला। देखिए ये जो धर्मवीर भारती से संबंधित मैंने रचनाएं लिखी है, इनसे बार आपसे नहीं पूछी जाएगी, इस बात का आप विश्वास कीजिए। आगे देखिए, धर्मवीर भारती को 1972 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? देखिए धर्मवीर भारती को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 105वां सॉरी, नरेश मेहता को 1992 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए इनको 1992 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ये थी हमारी आज की मास्टर वीडियो, जिसमें हमने जो है आपका सभी जो आपका हिंदी का जो अध्ययन कोरवी एवं लोक काव्य है इसका अध्ययन किया है, और 105 क्वेश्चनों को जो पूरे मॉडल का निचोड़ करके आपको दिया है। दोस्तों संभावना यही है कि आपके क्वेश्चन में यहाँ से, आपके पेपर में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लगा हो कि भैया ने मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है बिलोंग करते हैं, और कल जो है आपको एनालिसिस भी इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब कल की वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।